गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आइए डालते हैं नजर कुछ समाचार पे जो आजकल न्यूज में काफी चर्चे में है। देखिए, पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौता यानी एफटीए, बात हो रही है यहाँ पे किसकी? एफटीए की, मुफ्त व्यापार एग्रीमेंट, एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी यूके गए थे, यानी लंदन के ट्रिप पे गए थे, और वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करके आया जिसका नाम है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये हिंदी में इसको बोले तो मुफ्त व्यापार समझौता। मतलब कि जो भी हम खरीदेंगे या बेचेंगे वो क्या होगा, उस पर टैक्स फ्री होगा, यानी टैक्स फ्री होगा, मतलब उस पर कोई भी कर नाम की चीज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी किसके साथ? तो इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर किसी भी चीज को लेके अगर व्यापार हो रहा है तो उस पर टैक्स फ्री, यानी कि उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा। ठीक है, ये है अगला न्यूज। इंडिया हैज रिज्यूम्ड issuing tourist visa to Chinese nationals from now after 5 year hiatus। यानी भारत ने 5 साल के अंतराल के बाद, यानी भारत, ये क्या कह रहा है न्यूज का मतलब है कि भारत जो है 5 साल बाद चाइनीज सिटीजन के लिए, चाइनीज लोगों के लिए क्या किया है? वीजा देना स्टार्ट कर दिया है। कोरोना काल से पहले आप लोग को याद होगा कोरोना कहाँ से आया था? चाइना से। तो कोरोना काल के बाद से चाइनीज को, यानी चाइना के लोगों को क्या वीजा देना? वीजा इंडिया वालों ने क्या किया था? मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था, यानी मना कर दिया था। क्या देने से? डिनाई। ठीक है, क्या वीजा देने से मना कर दिया था इंडिया? किसको? चाइना के लोगों को। लेकिन अब क्या है? अब भारत ने डिसाइड किया है कि चाइना के लोगों को अब हम वीजा देंगे। जैसे पहले देते थे वैसे ही अब क्या इन्होंने वीजा इशू करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया वालों ने। ठीक है, किसके लिए? चाइना वालों के लिए। ये कब से बंद था? जब कोरोना आया था, कोरोना काल से पहले, मतलब कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था तब से चाइनीज वालों को वीजा देने से इंडिया वालों ने मना कर दिया था, क्योंकि चाइना से ही कोरोना आया था, पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है? क्या कह रहा है ये? विच बैंक हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बढ़िया उपभोक्ता बैंक। ठीक है, कंज्यूमर बैंक की बात कर रहा है, मतलब कि कस्टमर को अपनी जो सर्विस है अच्छे से देता होगा उसी बैंक को कहेंगे ये लोग। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो ये जो है दुनिया का यानी विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है, किसको बनाया है? एसबीआई का। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 जुलाई, डेट याद रखना आप लोग, 1 जुलाई 1955 में हुआ था। ठीक है, डेट क्या है? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। ठीक है, किसका गठन? एसबीआई बैंक का। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बनने से पहले, ये देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपेरियल बैंक कहलाता था। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका इतिहास थोड़ा सा। 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल, बम्बे और मद्रास। वहां पे 3 बैंक हुआ करता था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
और एक और था बैंक ऑफ, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, बॉम्बे, बैंक ऑफ चेन्नई, सॉरी बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ठीक है, भारत के आजाद होने से पहले, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। ये तीनों प्रेसिडेंसी में क्या था, ये 3 बैंक था। इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज करके, 1921 में क्या करके, इसको मर्ज करके 1921 में मर्ज बोले तो तीनों को मिला के एक बैंक बनाया गया। तीनों को मिला के, किसको, इसको और इसको, इन तीनों को मिला के एक बैंक बनाया गया। उसका नाम रखा गया 1921 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब, 1921 में। 1921 में इसका नाम रखा गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, किसका, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और उसका नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब, 1955, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम दिया गया, किसका, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और कब दिया गया था ये, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, SBI, ठीक है। इसका तो क्या बन गया, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन बन गया है, SBI, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, SBI का चेयरमैन कौन है, SBI का श्रीनिवासुलु सेठी, श्रीनिवासुलु सेठी, अभी, ठीक है ना, सेठी चेयरमैन है ये, चेयरमैन किसका, SBI का। SBI का चेयरमैन कौन है, श्रीनिवासुलु सेठी। कुछ दिन पहले ही इनको बदला गया था, ठीक है। तो देखिए अभी अगर बात किया जाए सरकारी बैंक का, ठीक है, तो भारत में टोटल सरकारी बैंक कितना है, टोटल सरकारी बैंक भारत में कितना है, टोटल मतलब कुल मिलाकर सरकारी बैंक टोटल 12 है, ठीक है। अब 12 में सबसे बड़ा SBI और PNB, यही दो है, ठीक है। PNB बोले तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। PNB का फुल फॉर्म क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक। ये लाला लाजपत राय द्वारा बनाया गया बैंक था, लाला लाजपत राय द्वारा ये बनाया गया बैंक था PNB, ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ये कब गठित हुआ था ये, तो 19 मई 1894 में, 19 मई 1894 में इसका गठन हुआ था, किसका, PNB का। 19 मई 1894, डेट याद रखना आप लोग। PNB का गठन 19 मई 1894 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो लाला लाजपत राय द्वारा हुआ था, किसका, PNB का। और देश का ये दोनों सबसे बड़ी बैंक है, SBI और PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक हमारे देश का, यानी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है, ठीक है। चलिए ये छूट गया था इसलिए बता दिया मैं। अगला है, किस राज्य ने महिलाओं की संपत्ति पंजीकरण में स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट देने की घोषणा की है। देखिए स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट देने की घोषणा किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश बात आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या पढ़ा है हमने, देखिए उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ा था लखनऊ में नाइट सफारी स्टार्ट होने, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ में इमामबाड़ा है, लखनऊ के ही जो खान पान की चीजें हैं उसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है, किसने, यूनेस्को ने, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ा था, प्रयागराज में अभी महाकुंभ लगा था, तो वहां पे एक तैरता हुआ पुलिस स्टेशन, यानी तैरता हुआ पुलिस स्टेशन बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पे, तो प्रयागराज में। यहीं पे हम लोग किसकी, रिलीजियस कॉरिडोर की बात करते हैं, यानी धार्मिक गलियारे की बात करते हैं। देखिए नाइट सफारी
पहला कहा यूपी में ही, लखनऊ में है, लखनऊ की बात हो रही है। इमामबाड़ा, इमामबाड़ा लखनऊ में ही है, ये कुछ दिन पहले से चर्चे में था। इसके अलावा यूनेस्को ने अपने लिस्ट में लखनऊ के ही खान पान को, लखनऊ के खान पान को यूनेस्को अपने लिस्ट में शामिल किया है, को अपने लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, इसके अलावा तैरता हुआ पुलिस स्टेशन, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस कॉरिडोर, यानी धार्मिक रिलीजियस कॉरिडोर, यानी धार्मिक गलियारा। ठीक है, ये धार्मिक गलियारा क्या है? देखिए, ये धार्मिक गलियारा जो है कुछ जगह को, यूपी के ही कुछ जगह को, जैसे मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया और प्रयागराज, ये पांचों को मिला के एक गलियारा बनाएंगे, जिसमें आदमी अगर कहीं एक जगह जाए तो पांचों जगह घूम ले, उनको कोई असुविधा ना हो। वैसे एक गलियारा ये लोग बनाएंगे। अब जैसे ही बनाए ये लोग उस तरीके से तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से कि आदमी अगर बनारस इंटर किया तो बनारस से प्रयागराज चला जाए, प्रयागराज से मथुरा वृंदावन चला जाए, अयोध्या चला जाए, ये सब घूमते हुए एक ही कॉरिडोर में सब बंधा रहेगा। ठीक है, तो रिलीजियस कॉरिडोर बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये सारा चीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये अभी रिसेंट में हुआ है जो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। अगला, हाल ही में खबरों में रहे किस राज्य में गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? देखिए, गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन जो हुआ है वो राजस्थान में किया गया है। अब यह है क्या गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना? तो सौर ऊर्जा, ये गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना एक सौर ऊर्जा का एक परियोजना है। ठीक है, जिसमें क्या, किसके लिए बनाया गया ये लोग? किसानों के लिए। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे लोग? सोलर पंप को बढ़ावा देंगे। ठीक है, गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना में क्या करेंगे लोग? सोलर पंप को बढ़ावा देंगे। सोलर पंप को बढ़ावा, आप लोगों ने सुना होगा एक प्राइम मिनिस्टर की, यानी पीएम कुसुम योजना, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाया गया किसानों के लिए एक योजना है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है, उत्थान महाअभियान। ठीक है, ये इसके द्वारा क्या कर रहे हैं? सोलर पंप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए, अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हम लोग ऊंट महोत्सव मनाते हैं। ऊंट महोत्सव, ठीक है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ही। ठीक है, सांभर महोत्सव ये भी यही मनाया जाता है, सांभर झील के पास। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर में। ठीक है, ये सांभर झील के पास मनाया जाता है। राजस्थान में और भी क्या है? करणी माता मंदिर, जहाँ भी रिसेंट में ही प्रधानमंत्री वहां गए हुए थे घूमने के लिए। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ? करणी माता का मंदिर में। ठीक है, चलिए, अब सोलर की बात आ रही है, तो हमने डिस्कस किया था, बहुत बार डिस्कस किया हमने सोलर ISA, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ISA यानी इंटरनेशनल, ये क्या है? ये दो देशों का अलायंस है सोलर का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। किसके बीच में? तो इंडिया और फ्रांस के बीच। किसके बीच? इंडिया
और फ्रांस के बीच। ये दो देश मिलके इस अलायंस को चलाते हैं जिसका नाम है ISA। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, तो गुड़गांव, गुरुग्राम कह लो, गुरुग्राम हमारे इंडिया में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, किसका है, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंडिया और फ्रांस का ये एक वेंचर है। ठीक है, ISA। और ये सोलर के काफी चर्चे होते हैं। ठीक है, इस अलायंस में। और इस अलायंस के साथ 100 देश जुड़े हुए हैं, 100+ देश क्या हुआ है, जुड़ गए हैं। धीरे धीरे करके इसमें 100+ देश जुड़ चुके हैं ISA से। तो किसका है ये, इंडिया और फ्रांस का एक वेंचर है, मतलब अलायंस है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, सोलर पैनल पे काम करती है, यानी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में। कहाँ है, तो गुरुग्राम में हेडक्वार्टर किसका, ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में। अब राजस्थान की बात हो रही थी, तो ऊट महोत्सव यहीं पे होता है, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। सांभर महोत्सव सांभर झील के पास होता है। ठीक है, सॉरी। टॉप 2, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, टॉप 2 सोलर प्रोडक्ट बनाने वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, टॉप टू में तो देखिए भाई, राजस्थान और गुजरात, टॉप 2। राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा सोलर पैनल बनते हैं, सोलर यानी सोलर ऊर्जा की। ठीक है, उत्पादन जो होती है कहाँ होती है, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे। विच कंट्री रिसेंटली पास द जीनियस एक्ट, हाल ही में किस देश ने जीनियस एक्ट पारित किया है। अभी जीनियस एक्ट क्या है, ठीक है, किसने पारित किया है जीनियस एक्ट। देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, आप लोग नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ऐसा करेंसी, ये करेंसी तो होता है, लेकिन ऐसा करेंसी होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, डिजिटल, मतलब कि डिजिटली रूप में होता है। ठीक है, हवा में, समझ गया ना, डिजिटली रूप में होता है। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है ये, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो होता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, क्रिप्टो करेंसी, जिसको स्टेबल कॉइन भी कहा जाता है, स्टेबल कॉइन। ठीक है, देखिए ये जो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कोई भी चीज बनी होती है तो उसका लेन देन का ट्रैक RBI और भारत सरकार नहीं लेती है, जिम्मेवारी, जिसको जिम्मेवारी कहते हैं। RBI और भारत सरकार जिम्मेवारी इसका नहीं लेती है। ठीक है, इसलिए हमारे इंडिया में इसको लीगल नहीं, इलीगल माना गया है। मतलब कि आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको जुर्म कर दोगे, कर सकते हो, लेकिन अगर पैसे के लेन देन की धोखाधड़ी होगी तो इसमें RBI और भारत सरकार का कोई जिम्मेवारी नहीं है। भारत सरकार और RBI का अपने गाइडलाइन में ये बहुत जगह मेंशन कर चुका है कि हम अगर इस टेक्नोलॉजी पे काम किए हुए किसी भी चीज से लेन देन करोगे आप, तो उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। कौन बोला है, तो भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार और RBI। ठीक है ना, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और ये जीनियस एक्ट कहाँ पारित किया गया है, तो यूएसए ने पारित किया है इसको। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको किसने पारित किया है जीनियस एक्ट को, तो यूएसए ने। ठीक है, और किसके लिए किया है, तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है ये जीनियस एक्ट, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, करेंसी से संबंधित। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि एक डिजिटल कॉइन होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और ना ही इसको हम लोग टच कर सकते हैं, डिजिटल कॉइन। ठीक है, दिखता नहीं है हमें, ना उसको छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। डिजिटली मतलब हवा में कहीं ना कहीं इसका एक नाम दे दिया गया है और उसका एक वैल्यू सेट कर दिया गया है, और लोग उसी पे क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, बात आ रही है यूएसए की। तभी रिसेंट में यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप।
प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जब जब ट्रंप आए तब तब भूचाल लेके आए। अभी आए तो इन्होंने अपने आप को क्या किया है? WHO से अलग कर लिया, यूनेस्को से बाहर, यूनेस्को से बाहर खुद को कर लिया है, WHO से बाहर, WHO से बाहर, और पेरिस समझौता से बाहर, पेरिस समझौता से बाहर। ठीक है, ये किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप आते ही यूएसए को क्या किया? यूनेस्को से बाहर कर दिया अपने आप को, मतलब यूएसए को। ठीक है, WHO से बाहर कर लिया, उसके अलावा पेरिस समझौता से बाहर कर लिया। ठीक है, इन्होंने WHO से बाहर पिछले बार में भी किया था, लेकिन जब बाइडेन आए थे तो अपने आप को इन सारे 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 संगठन से अपने आप को जोड़ लिया था, लेकिन जैसे फिर आए फिर इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया इन संगठनों से। ठीक है, चलिए आगे। पिछले 5 वर्षों में भारत में बौद्धिक संपदा दाखिलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी बाय व्हाट परसेंटेज हैज इंडिया इंक्रीज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फीलिंग इन द लास्ट 5 ईयर? फीलिंग या फाइलिंग। ठीक है, देखिए अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी बौद्धिक संपदा क्या होता है? जो हम अपने दिमाग से यानी बुद्धि से किसी भी चीज को बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा अपना अधिकार होता है, उस पर अपना अधिकार होता है, मतलब कि मैंने किसी चीज को बना दिया, इन्वेंट कर दिया, ठीक है, खोज कर दिया, तो वो बौद्धिक संपदा, मेरी बौद्धिक संपदा यानी मेरा बनाया हुआ है, मैं उसको पेटेंट करा के रख सकता हूँ। दूसरा कोई उस चीज को नहीं बना सकता, यानी कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी करेगा तो, अगर पेटेंट करा लिया हूँ तो कॉपी करेगा तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? केस ठोक सकते हैं। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा क्या होता है? जो हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से किसी भी चीज को क्या किया है? बनाया है या इन्वेंट किया है। ठीक है, वही बौद्धिक संपदा होता है। तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि आया है 5 वर्षों में? पिछले 5 वर्षों में तो 44% की, 44% की, यानी कि काफी ज्यादा बढ़ा है, उम्मीद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब कि इंडिया वाले ने अब खोज और इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो 44% क्या हुआ है? बढ़ गया है 5 वर्षों में। ठीक है, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करेंगे 44। अब 44 से आप लोग कुछ याद आ रहा है? 44 यानी आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले किसने लगाया था? उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने सबसे पहले किसने लगाया था? उत्तराखंड ने, आर्टिकल 44। ठीक है, ये विषय वस्तु से थोड़ा बाहर चले गए, तो 44 से याद आ गया आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और सबसे पहले लगाने वाला राज्य कौन सा है? आर्टिकल 44 लगाने वाला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही याद रखना है। आगे, टाइफून ब्लॉक 4 इज द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? यानी टाइफून ब्लॉक 4 किस देश द्वारा विकसित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, यानी जमीन से जमीन पे मार करने वाला। ठीक है, ब्लॉक 4 किसने बनाया है? किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आप लोग को याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट में हमने चलाया था, मतलब भारत ने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो उसमें एक देश था जो खुल के आया था सामने भारत के खिलाफ। उस देश का नाम आप लोग जानते होंगे, उस देश का नाम है टर्की यानी तुर्की। ठीक है, तो उसी देश ने क्या किया है? इसको डेवलप किया है, तुर्की। ठीक है, और टर्की खुल के तो आ गया। ठीक है, ये दुश्मनी तो दिखा देगा हम भारत के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन इसको ये नहीं पता था, क्या ये पता है कि नहीं है। ठीक है, और दुश्मनी तो मोल लिया भारत से, लेकिन आप लोग को याद होगा एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया था? टर्की और सीरिया के लिए। किसने चलाया था? इंडिया ने। टर्की और सीरिया, इन दोनों कंट्री के लिए। वहां पे क्या आया था? एक बहुत ही विशालकाय भूकंप आया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था, वहां के लोगों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था,
इसमें भारत ने काफी हेल्प किया था। यहाँ से मेडिकल टीम, डॉग स्क्वाड और बहुत सारी चीजें, क्या क्या नाम रखा जाए, बहुत सारी चीजें, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर हर चीज ने, हर चीज, मतलब एनडीआरएफ की टीम भी गई थी यहाँ से उनको बचाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त के थ्रू इंडिया ने मदद भेजा था। किसको? टर्की को। इंडिया ने मदद भेजा था टर्की को, और उसके बदले में इंडिया ने क्या दिया? अच्छा सिला दिया। ठीक है, इन्होंने बदले में क्या दिया? अच्छा सिला दिया हमारे साथ, भारत के साथ। तो ये दोस्ती कभी कभी महंगी पड़ जाती है। ठीक है, तो कोई नहीं, ये इंडिया का एक नीति है कि जो हमारे आसपास के देश हैं, अलग अलग जो पड़ोसी देश कहते हैं, ठीक है, तो उनका हेल्प करना इनका अपना नेचर है, प्रकृति है। ठीक है, जब से बीजेपी आई हुई है तब से ये सारी चीजें चल रहा है। तो उस टाइम अब देखिए, टर्की ने क्या किया था? पाकिस्तान का हेल्प किया था, न बजाय भारत के किए बिना। मतलब भारत का नहीं किया था हेल्प, वो पाकिस्तान की तरफ से खड़ा हुआ था। कब? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन सिंदूर तो इंडिया द्वारा, बाय इंडिया। ठीक है, चलिए, किसका ये टाइफून ब्लॉक 4? तो टर्की का हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखना आप लोग। अगला है, किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है? आप समझ रहे हो आप लोग? CO2 को भोजन के रूप में ग्रहण करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन कर सकता है? आप लोग दिमाग में चल रहा होगा, चाइना या तो जापान। ठीक है, तो ये चाइना वालों ने डेवलप कर दिया इस चीज को कि CO2 को भोजन में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त कर लिया। CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे लोग? भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब चाइना की बात है तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग में है। ठीक है, इन्होंने चाइना की राजधानी कैपिटल क्या है? बीजिंग। इन्होंने एक टारगेट सेट किया है। क्या टारगेट सेट किया है? कि 2070 तक क्या करेंगे? इन लोगों का कहना है कि CO2 न्यूट्रल कर देंगे हम लोग। CO2 न्यूट्रल बोले तो खत्म नहीं कर देंगे उसको। ठीक है, खत्म करने की बात नहीं कह रहे, ये बैलेंस कर देंगे ऑक्सीजन और CO2 को। ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन को क्या करेंगे ये लोग? बैलेंस कर देंगे। 2070 तक इनका टारगेट है। ठीक है ना, तो चाइना है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब बात है यहाँ पे जापान की आ रही है, तो लकड़ी का उपग्रह किसने बनाया है? सबसे पहले लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला देश है कौन? जापान। लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला कौन सा देश है? तो जापान। ठीक है, अब एक चाइना के साथ हम एक युद्ध अभ्यास करते हैं। बताया मैं बार बार आप लोगों को, उस युद्ध अभ्यास का हैंड इन हैंड किसके साथ करते हैं हम लोग? चाइना के साथ, हैंड इन हैंड। भारत और चाइना एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। ठीक है, CO2 को क्या कर सकते हैं हम लोग? CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैस, CO2 गैस को, CO2 को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही, आगे। मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता? मुरली श्रीशंकर ने पदक, क्वेश्चन ही गलत है। एथलेटिक पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में 25 में पदक जीता। ये कौन से गेम से रिलेटेड है? क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन से, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पदक जीतने वाला किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ठीक है, किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा लॉन्ग जंप। ठीक है, इसका आंसर होगा, क्या होगा? लॉन्ग जंप। ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड है। कौन? मुरली श्रीशंकर, जिन्होंने पदक जीता है अब विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट्स 2025 में। ठीक है, लॉन्ग जंप से रिलेटेड है, लॉन्ग जंप में जीता इन्होंने। ठीक है, अब देखिए
अब पुर्तगाल की बात आ रहा है तो पुर्तगाल के एक हमारे जो है जिनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। ये है कौन? एंटोनियो गुटरेस कौन है? यूएन का सचिव यानी यूनाइटेड नेशन का सचिव, यूनाइटेड नेशंस। अब क्या ये सचिव है कौन? एंटोनियो गुटरेस। और ये कहा क्या है, क्यों चर्चा कर रहा हूं मैं? ये पुर्तगाल के ही है, पुर्तगाल के ही है, बताया था मैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के सचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। और ये कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल का। ठीक है, चलिए आगे। आज बस इतना ही। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए वीडियो को। ठीक है, बाकी और भी रोचक तथ्यों को हम लोग जानेंगे आगे इस वीडियोज़ में। ठीक है, आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।